वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या हम कहें हर सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको ज़रूर एचपीएससी का जो हमारा प्री एग्ज़ाम होगा उससे पहले रिवाइज करके ज़रूर जाना है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का वैसे तो डिटेल्ड सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हमने उस डिटेल सिलेबस में थ्योरीज कौन कौन सी ज़रूर करके जानी है, कौन से टॉपिक हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ ज़रूर रिवाइज करने चाहिए, हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के नाम से आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व मिल जाएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम इकोनॉमिक्स बाय डीडी है। वहाँ पर जो भी टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं आपको उसकी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। तो आज हम उस डिटेल सिलेबस में से इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को उठाया है मैंने, क्योंकि आप अगर एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखो तो सबसे ज़्यादा टॉपिक अगर किसी सब्जेक्ट्स के उन्होंने डाले हुए हैं वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम के फॉर्मूलेज तो आपको हमेशा लर्न करके जाने चाहिए, क्योंकि आपको 1 से लेकर 3 क्वेश्चन कम से कम आपको नेशनल इनकम के फॉर्मूले से देखने को मिलेंगे। इसके बाद कंजप्शन हाइपोथेसिस के नाम से सिलेबस में लिखा हुआ है, तो हमें पता है कंजप्शंस की हमारी 4 हाइपोथेसिस हैं, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा जो अगला मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, कि हम मनी की जो डिमांड है वो क्यों करते हैं या इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज बनाई गई हैं उनको हमें बताना है। तो अगर हम बात करें पहली थ्योरी हमारी डिमांड फॉर मनी की, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रहेगी, जिसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दिया था। इसके बाद कैम्ब्रिज अप्रोच, जिसमें केन्ज, रॉबर्टसन, मार्शल ये सब आते हैं। तो इनकी इक्वेशन में डिमांड साइड क्या कह रही है, सप्लाई साइड में कौन सा फॉर्मूला है। इसके बाद केन्ज ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी थी, उससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसके बाद पोस्ट केन्जियन की जो थ्योरीज है, बोमोल की और टॉबिन की, डिमांड फॉर मनी की थ्योरी, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्टन फ्रीडमैन की रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो हमें डिमांड फॉर मनी से इन थ्योरीज को तो रिवाइज करके जाना ही है। इसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा वो आपका रहेगा मनी। आप इसको मनी एंड बैंकिंग भी कह सकते हो और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आता है। तो मनी क्या होती है, मनी की क्लासिफिकेशंस क्या होती है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, हाई पावर मनी का फॉर्मूला। आपने देखा भी होगा हमने जो लास्ट ईयर का एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर सोल्व किया था वहां पर भी आपको मनी मल्टीप्लायर से या हाई पावर मनी से 1-2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा है। इसके बाद मनी सप्लाई के हमारे कंपोनेंट हमें पता है M1, M2, M3, M4 और NM1, NM2, NM3। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सेंट्रल कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को एक बार रीड जरूर करना है। उसके बाद केन्ज का मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट और एक्सेलरेटर का जो कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज करना है। और जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनका क्वेश्चन पूछने के लिए, जो ट्रेड साइकिल की थ्योरी है, हिग्स की, सैमुअल्सन की, केन्ज की, जो बिजनेस साइकिल है, ट्रेड साइकिल्स हैं, इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है। तो इसमें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो ट्रेड साइकिल की सैमुअल्सन की थ्योरी है उसमें क्या चीज़ थी, केन्ज ने क्या बोला, हिग्स की थ्योरी कहाँ काम करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्रेड साइकिल से काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इनका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो रहेगा। यहाँ पर वो ये कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब डेफिशिएट में हो जाता है तो करेंसी का कैसे डिवैल्यूएशन होगा, कैसे एप्रिसिएशन करना चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट करंट अकाउंट के हैं, कौन से कंपोनेंट आपके कैपिटल अकाउंट के हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप मैक्रो में करना चाहो मैक्रो में कर लो, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक मान लो इंडियन इकोनॉमी का मान लो, और इंटरनेशनल ट्रेड का मानो तो इंटरनेशनल ट्रेड का मान लो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ इनको रिवाइज करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में
हमने फिलिप्स कर्व पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्टैटिक फिलिप्स कर्व होता है, एडप्टिव होता है, रैशनल होता है। तो यहाँ पर फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन में कैसी शेप होती है, लॉन्ग रन में कैसी शेप होती है, या जब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर करती है, फिजिकल एक्सपेंडिचर करती है, तो फिलिप्स कर्व पर कैसे मूवमेंट होती है, ये सब क्वेश्चन इन फिलिप्स कर्व से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ISLM मॉडल। ISLM मॉडल है क्या, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, कोई छोटा मोटा सम भी आ सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ISLM मॉडल में या मंडल फ्लेमिंग जो मॉडल है फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, उसमें कब फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है, कब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है। अगर मैं आपको क्वेश्चन की तरह समझाऊं तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है या फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है, तो आपको उसके लिए मंडल फ्लेमिंग के जितने भी डायग्राम्स हैं वो आनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। इसके बाद ये तो हो गया सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, IT से इनका पहला वही टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपने अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रेड की थ्योरीज ज़्यादा नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रेड थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दी है वो है क्या, उसका कंक्लूजन क्या है, ये सब आपको लर्न करना है। और स्पेशली हर एक इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी की अजम्पशंस याद करनी है कि वो कौन कौन सी अजम्पशंस है जो एब्सोल्यूट ट्रेड थ्योरी में है, कंपैरेटिव में नहीं है। ऐसी कौन सी अजम्पशंस है जो कंपैरेटिव में है, हेक्सर-रोलिंग में नहीं है। तो इनके बीच में ये डिफरेंस है ना, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, आपको 4 ही थ्योरी करनी है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव ट्रेड की थ्योरी, हेक्सर-रोलिंग की थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हैबरलर की थ्योरी। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज करनी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना, इसके क्या काम है, इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये कैसे ट्रेड को प्रमोट करती है, और ये कौन कौन सी सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे आपको पता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो ये सब क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि 2023 की जो करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो भी आपको रिवाइज करनी है, उसमें भी आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये 2023 वाली इंडियन इकोनॉमी में भी काम आ जाएगी आपकी, और इंटरनेशनल ट्रेड में भी। बस इतना ही सिलेबस आपको इंटरनेशनल ट्रेड का रिवाइज करना है। इसके बाद अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो तो इनका फेवरेट सब्जेक्ट है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन आप खुद देख लेना, आपको डेफिनेशन से देखने को मिलेगा कि वेल्थ की डेफिनेशन किसकी है, वांटलेस डिमांड की डेफिनेशन किसकी है। तो ये जो डेफिनेशंस होती है ना 12th की बुक में, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर होता था हमारा, उससे डेफिनेशन एक ना एक जरूर आनी है। उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चन जब डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर, तो आपने देखा है वहाँ पर एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, अलग अलग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिले हैं। उसके बाद इलास्टिसिटी जो कॉन्सेप्ट है उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं और इलास्टिसिटी को मेजर करने के जितने भी मेथड हैं, चाहे वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो, इनकम मेथड हो, पॉइंट मेथड हो, उनके फॉर्मूले हो, और इनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो रहता है ना, आर्क इलास्टिसिटी का आपसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हो रहे हैं वो तो आपको करके जाने चाहिए। इसके बाद हमें पता है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखने के लिए हम कार्डिनल अप्रोच भी देखते हैं, जिसमें आपको गॉस इन फर्स्ट लॉ, गॉस इन सेकंड लॉ उसको करना है। और ऑर्डिनल अप्रोच जब आप इंडिफरेंस कर्व को करो तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर आपको इंडिफरेंस कर्व की सारी प्रॉपर्टीज करनी है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, सब चीज़ें आपको करके जानी है। यहाँ से तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज से, या फिर आपको पता है ना हमारी क्या होता है, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स होती हैं, वेबलन गुड्स होती हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व के साथ रिलेट करके ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये कंज्यूमर बिहेवियर करने के बाद आपको क्या करना है, हमने टोटल प्रोडक्ट वाला चैप्टर भी पढ़ा है अच्छे से, हमने कॉस्ट वाले चैप्टर को भी पढ़ा है, हमने टोटल रिवेन्यू वाले चैप्टर को भी पढ़ा है। अब आपको पता है कि जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व किए थे तो आपको टोटल प्रोडक्ट का रिलेशन एवरेज प्रोडक्ट से, या टोटल प्रोडक्ट का एवरेज प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है, क्या इनके बीच में, तीनों के बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है, टोटल कॉस्ट का टोटल प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है, डायग्राम्स बना देते हैं कि ये आपका टोटल प्रोडक्ट है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, तो एक रिलेशनशिप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जो कि हमने डायग्राम्स की हेल्प से सोल्व करना भी सीखा है कि कब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपस में तीनों के रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल, यहाँ से भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर में सोल्व किए हैं। इसके बाद ये तो हो गया आपका किसका, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल टॉपिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व,
कंपनसेटेड डिमांड कर्व। और ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिवन गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है या इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है, इंफीरियर गुड में कौन सा इफेक्ट ज़्यादा होता है, कौन सा इफेक्ट नहीं होता। तो इससे क्वेश्चन तो आना ही आना आपका तय है। ये तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ में कोई इन्होंने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं डाले हुए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला जो टॉपिक है इनका, वो इनका यही है कि डेवलपमेंट के कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं, डेवलपमेंट कैसे निर्धारित होता है, उसके बाद मेजरमेंट कैसे करते हैं हम डेवलपमेंट का। वैसे तो डेवलपमेंट को मेजर करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जैसे पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, लेकिन इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में हमसे फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसके क्या कंपोनेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके क्या कंपोनेंट है, यहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ पर यह क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो क्या है। अगर हम बात करें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कैसे मेजर करते हैं, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हेड काउंट रेशो, पॉवर्टी गैप रेशो, पॉवर्टी सीवियरिटी रेशो, इनइक्वालिटी को लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, पल्मा रेशो, इनसे हम इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ये थोड़े से टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PQLI, HDI, पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी को कैसे कैसे मेजर करते हैं, और इन्होंने जो मॉडल हमसे पूछने हैं, हैरेड-डोमर मॉडल आपने देखा है, उसकी एजम्पशंस, हैरेड-डोमर का एक मैथमेटिकल सम्स भी बन जाता है। सोलो का मॉडल पूछेंगे, लुइस का और कैल्डर का। सिर्फ ये 4 मॉडल इन्होंने हमारे सिलेबस में डाले हैं, हैरेड-डोमर, सोलो, लुइस, कैल्डर। और 1 से 2 क्वेश्चन आपको थ्योरी का यहाँ से भी देखने को मिलेगा कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट जब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, हमें पता है अगर डेवलपमेंट होता है तो इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, और इन्वायरमेंट को बचाते हैं तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। तो इनका क्या एक रिलेशनशिप बन सकता है, क्या थ्योरी में क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये हो गया आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम बात करें स्टैट की, तो स्टैट के अंदर कोई ज़्यादा टॉपिक्स इनके नहीं हैं। साफ मेंशन है कि मीन से, मीडियन से और मोड से, यहाँ 3 जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम डिस्पर्जन, डेटा में होने वाले फैलाव को मेजर करने के जो तरीके हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, रिलेटिव डिस्पर्जन के छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, आपको उन फॉर्मूलों को लर्न करना है। क्योंकि हो सकता है सीधा क्वेश्चन में डाल दे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन निकालो, तो जब फॉर्मूला आता ही नहीं होगा तो कहाँ से सोल्व करेंगे। कोरिलेशन से भी क्या है, आपसे कोरिलेशन निकालना आ सकता है, लेकिन कोई छोटा ही सम आएगा, कोई ज़्यादा बड़ा सम यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर में आपसे फिशर इंडेक्स पूछ सकता है, या इंडेक्स नंबर में जो फिशर इंडेक्स है वो कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इंडेक्स नंबर से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग मेथड जो होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी देखने को मिल सकता है, बहुत सिंपल से वाली प्रोबेबिलिटी, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन हमें वहाँ स्टैट से इसके देखने को मिलते हैं। तो आपको समझ आया स्टैट का सिलेबस सबसे कम है, इसके कुछ ही टॉपिक्स हैं जो सिर्फ हमें रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले अगर रिवाइज नहीं हुए तो वहाँ क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो आपको अब एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कितने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करें और कितना इन पीछे वालों की क्या करें, हम रिविजन करें। एक चीज़ और भूल गई माइक्रो इकोनॉमिक्स में बतानी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी आपकी मार्केट्स है ना, उन मार्केट से वो परफेक्ट कंपटीशन हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, ओलिगोपोली हो, तो इन सब में कैसे प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है, यहाँ से तो आपको डेफिनेटली 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछले पेपर में भी 5 से 6 क्वेश्चन थे, इस पेपर में तो वैसे ही 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं, तो यहाँ भी हमारे हो सकते हैं। तो वो मैं वहाँ बताना भूल गई थी। बाकी अगला जो सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, इसको भी रिवाइज करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। इंडियन इकोनॉमी में जो इनका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने दिया, सेकंड किसने दिया, किस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि कौन सा प्लान किसने तैयार किया, ठीक है। या जो इंपॉर्टेंट है इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है 12th 5 ईयर प्लान से, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, क्योंकि उसको तो इन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये तो इनके बेसिक टॉपिक्स होते हैं कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम है देश में, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ आपको रीजंस नहीं पूछेंगे, यहाँ गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम्स का स्कीम डाल देंगे और ईयर पूछ लेंगे कि ईयर बताओ इस स्कीम का कौन सा है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना हुआ तो उसकी ईयर पूछ लेंगे, तो यहाँ से ईयर पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वैसे तो अगर मैं कहूँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की भी है, 56 की भी है, 70 की भी है, 80 की भी है, 1990 की भी है, 1991 की बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई करो ना करो, 1956 की, 1991 की और 2023, क्योंकि इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि रीसेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको करनी ही है। करंट एग्रीकल्चर पॉलिसी, करंट एग्रीकल्चर पॉलिसी में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो 2000 वाली है वो हमारी करंट एग्रीकल्चर पॉलिसी है, तो आपको इंडियन इकोनॉमी में उसको भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। फूड सिक्योरिटी स्कीम, जो हमारे देश में फूड सिक्योरिटी के लिए जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना, इसके लिए 1-2 स्कीम्स बनी थी, यहाँ से कोई एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में क्या बोला है, सारे के सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स, सारी रिफॉर्म्स इन्होंने डाल दी। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में तो हमारा एलपीजी आ जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीज़ लिबरल की थी, प्राइवेटाइजेशन में कितने इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया था, ग्लोबलाइजेशन में कैसे हमने दूसरे देशों के साथ ट्रेड को खोला था और उसका क्या इंपैक्ट हमारी इकोनॉमीज पे पड़ा। तो यहाँ से इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की, फाइनेंशियल कोई एक रिफॉर्म्स नहीं है कि हमने पैसे से रिलेटेड कोई एक वित्तीय सुधार किया हो, हमारे बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्री लिबरल टाइम पीरियड की, मतलब जब हम फ्रीडम हमने ली और उसके बाद 1991 तक, ये वाले पूछने के चांसेस तो कम है, लेकिन हम कहेंगे इसमें भी हमने रिफॉर्म्स किए। जैसे नेशनलाइजेशन किया बैंक्स का, आरबीआई को स्टैब्लिश किया, सेबी का क्रिएशन किया, ठीक है, और इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया 1955 में। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1991 जब आप एलपीजी पॉलिसी लेकर आए, उस टाइम पर आपने कौन कौन से फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए। तो सबसे पहला तो हमारा हमने क्या किया था, लिबरलाइजेशन किया। उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी से क्वेश्चन आ सकता है कि हमने सेबी स्टैब्लिश किया, कैपिटल मार्केट को गवर्न करता है, उसको देखता है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ही आएगा। और ये भी हो सकता है कि रिसेंट टाइम में आप लोग कौन कौन से जो है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कर रहे हो। अगर मैं बात करूं कि पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 के बाद हमने फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से सुधार किए, वैसे है तो लंबी लिस्ट, लेकिन जो मेन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। उसके बाद हमने बेसल नॉर्म, जो कि बैंकिंग सेक्टर में बेसल नॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है हमारे, उसको स्टैब्लिश किया ताकि फाइनेंशियल सेक्टर में जो एक ट्रांसपेरेंसी जो है, एक जो विश्वास है वो बना रहे। रिसेंट में तो बहुत सारे आ जाएंगे, जीएसटी हो गया, आईबीसी कोड हो गया, बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स 2017 के हुए वो, डिजिटल पेमेंट जो आजकल हम कर रहे हैं, ये सब हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स रहेंगे। और रही बात एक्सटर्नल सेक्टर के रिफॉर्म्स, तो ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज में होने वाले चेंज, बीओपी में होने वाले चेंजेस की पॉलिसी, ये हमारे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में जाएगी। इसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स का कुछ ज़्यादा इन्होंने टॉपिक्स नहीं दिए। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए बजट क्या है, बजट के कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन सी चीज़ रिवेन्यू साइड जाएगी, कौन सी एक्सपेंडिचर साइड जाएगी, कौन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इनके फॉर्मूलेज होते हैं ना बहुत सारे, टोटल का, फिजिकल डेफिशिएट का, प्राइमरी डेफिशिएट का, तो ये सारे फॉर्मूलेज, बस और कुछ नहीं। जो रिसेंट बजट है हमारा 2024 का, रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे है और टाइप्स ऑफ बजट्स हैं या उनके जो फॉर्मूलेज हैं, बस पब्लिक इकोनॉमिक्स में यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 से 2 क्वेश्चन टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड्स से पूछ लेगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस भी गया तो टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड्स पे वो रहेगा, बाकी वो इसके अलावा पब्लिक इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पूछ सकता। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इस टाइम पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को थोड़ा साइड रख के इनको रिवाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा आज का डिटेल्ड सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप सो जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय डीडी पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।